लाश कहाँ से मिली, छोटे सरकार ने सवाल किया। कच्चे की दूसरी तरफ जहाँ पिछले साल जंगल में आग लगत थी, वहाँ एक खूह से निकली है। मरने वाले का नाम हारून बताया जा रहा है। ये हुक्म जी के इन सिपाहियों में शामिल था जो सुल्ताना की तलाश में इसके पीछे आए थे। मेरे सर में धमाका सा हुआ। खूह में होने वाली लड़ाई के मनाजिर मेरी निगाहों में घूम गए। मैंने सुल्ताना की तरफ देखा। इसका चेहरा भी जर्द हो रहा था। शायद वो समझ गई थी कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। जब हम खूह में हारून नामी इस राइफल बरदार को बांध रहे थे तो वो बेहोश था, लेकिन इसकी बेहोशी ऐसी गहरी नहीं थी और ना ही इसका जख्म इतना संगीन था कि फौरी तौर पर इसकी मौत वाक़ई हो जाती, लेकिन ये हो गया था। और अब हारून के साथी इसकी लाश लेकर दुहाई देते हुए यहाँ पहुँच गए थे। एक बावर्दी अहलकार ने सुल्ताना के झोले में से वो रंगीन दस्ते वाली कुल्हाड़ी निकाल ली जिससे हारून के सर पर वार किया गया था। सफाचट चेहरे वाले सीनियर अहलकार ने इस कुल्हाड़ी को बगौर देखा और फिर अस्बात में सर हिलाकर बोला, जी छोटे सरकार, मेरे ख्याल में यही वो कुल्हाड़ी है जिससे मकतूल को चोट लगाई गई है। फिर इस सीनियर अहलकार ने झोले में से वो राइफ़ल भी निकाल ली जो लड़ाई से पहले मकतूल हारून के हाथ में थी। राइफ़ल को देखते ही बूढ़ा शख्स पुकार उठा, जी हाँ सरकार, ये मेरे बेटे की बंदूक है। मैं इसको अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये कातिला है, ये डायन है, ये मेरे बेटे को खा गई है। बूढ़ा आहो बका करने लगा। सुल्ताना ने कहा, छोटे सरकार, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ खुद को और अपने शोहर को बचाना चाहा। इसके हाथ में राइफल थी सरकार। अगर मैं इसको कुल्हाड़ी से चोट न लगाती तो वो मुझे और मारूज को भून कर रख देता। छोटे सरकार ने इस मर्तबा सुल्ताना की सुनी अनसुनी कर दी। इसने सफ़ाचट वाले अहलकार से पूछा, मनोज, इस राइफल के बारे में सुल्ताना ने इससे पहले क्या बयान दिया था? अहलकार बोला, सरकार ये कहती थी कि ये इसके पिताजी की राइफल है, ये अपनी रक्षा के लिए साल लाई है। मोहन कुमार पुकार कर बोला, मैंने कहा है ना सरकार कि ये परले दर्जे की झूठी और मक्कार है। ये अपनी डगर पर इतना आगे चली गई है कि इसके लिए वापस आना मुमकिन नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक हो चुकी है सरकार। मोहन कुमार के लहजे में नई तवानाई आ गई थी और ये बात मोहन कुमार ही की नहीं थी। इन सब लोगों के चेहरे दमकने लगे थे जो सुल्ताना के पीछे यहाँ आए थे। इस वाक़े के बाद सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर अंदर इस केस का फैसला हो गया। छोटे सरकार ने सुल्ताना और इसके बच्चे को इन लोगों के हवाले कर दिया जो इसे लेने के लिए यहाँ आए थे। सुल्ताना के साथ साथ मुझे और हाजू को भी इन लोगों की तहवील में दे दिया गया। ये फैसला सुनाते हुए छोटे सरकार राजीत राय के लहजे में अफसुर्दगी की झलक मौजूद थी। इस जगह मौजूद बेशतर मकामी लोग भी सूरत हाल से मायूस थे। इस फैसले में गनी साहब और डॉक्टर चौहान को सरजनिश भी की गई और इनसे कहा गया कि वो बाहर से आने वाले किसी भी शख्स को पनाह देने से पहले इनके बारे में छानबीन करें। अब हम वापस जा रहे थे, इन्हीं रास्तों पर सफ़र करते हुए जिन पर सफ़र करके यहाँ नीले पानी की खूबसूरत झील पर पहुँचे थे। हमारा काफ़िला करीबन 12 अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें मोहन कुमार, गुरु राकेश मोदान और हाफिज़ खुदाबख्श भी था। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। मैं, सुल्ताना और हाशू भी घोड़ों पर थे। हम तीनों के घोड़ों की लगामें आपस में बांध दी गई थी और फिर इन्हें एक चौथे घोड़े से मुंसलिक कर दिया गया था। ये मोहन कुमार का घोड़ा था। हारून की लाश लकड़ी की एक सील बंद ताबूत में रखी गई थी। इस ताबूत को एक तवाना खच्चर के पहलू से बांधा गया था। वज़न बराबर रखने के लिए खच्चर के दूसरे पहलू से कहीं सामान वगैरह बांध दिया गया। एक और खच्चर भी सामान से लदा हुआ था। ये कैनूस की 3-4 चोलदारियाँ और इनके बांस वगैरह थे। घने दरख्तों में हमारा काफ़िला सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा था। हमारे हाथ वगैरह नहीं बांधे गए थे मगर हम पर कड़ी नज़रें रखी गई थी, ख़ास तौर से सुल्ताना पर। एक राइफल बरदार घुड़सवार मुसलसल इसके पहलू में चल रहा था। गाहे बगाहे वो इसे खूनखार नज़रों से घूर भी लेता था। यह हलाक होने वाले हारून का भाई सादिक लाखी था। मौसम खुशगवार था, ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, मगर सफ़र तो फिर सफ़र होता है। हम थक कर शाम तक चूर हो गए। ख़ास तौर से मेरा बुरा हाल था। मैंने कभी घोड़े पर सफ़र नहीं किया था। यूँ लगता था कि जिस्म फोड़ा हो गया है। रुकाबों में पाँव सूज गए थे। शाम से ज़रा पहले घने जंगल में एक हमवार जगह देखकर पड़ाव डाला गया। 4 चोलदारियाँ लगा दी गईं। इनमें एक काफ़ी बड़ी थी। इसमें मोहन कुमार, गुरु राकेश और खुदाबख्श ने क़याम करना था। हारून की लाश वाला ताबूत भी इसी छोलदारी में रख दिया गया। अभी छोलदारियाँ पूरी तरह लगी नहीं थी। सुल्ताना का बच्चा मुसलसल रो रहा था। वो इसे दूध पिलाना चाहती थी। शायद इतने मर्दों के सामने इसे झिझक महसूस रही थी। वो चंद झाड़ियों की ओट में हो गई, मगर इसका यूं झाड़ियों की तरफ जाना मोहन कुमार वगैरह को पसंद नहीं आया। मुतवफ़ी हारून का भाई सादिक भड़क कर अपनी जगह से उठा और ज़ोर से बोला, इधर कहाँ जा रही हो? बच्चे को दूध पिलाना है तो हम तेरी दूध पिलाई की वीडियो फिल्म बनवा लेंगे। हरामजादी नखरेबाज, चल वापिस इधर आ। देखो तुम फजूल में गाली निकाल रहे हो। मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं है। वो एकदम शोला ज्वाला बन गया। कुतिया बदमाश औरत, अभी तूने कुछ कहा ही नहीं। मेरे भाई की जान ले ली है, इसे कत्ल कर दिया है।
और कुछ कहा ही नहीं है तूने। मैं तो तुम्हें मार डालूंगा, मार के यहीं गाड़ दूंगा। वो दीवाना वार सुल्ताना पर झपटा है। इसने राइफल का कुंदा इसके सीने पर मारा। वो बालू समेत उछलकर कई फीट पीछे गिरी। वो इस पर बेदरेक ठोकरें बरसाने लगा। वो लूट पूट होने लगी, मगर अपने बच्चे को इस तरह बाहों में छुपाया कि अपने जिस्म को ढाल बना लिया। मैंने बेताब होकर अपनी जगह से उठना चाहा, मगर एक राइफल बरदार मेरे सर पर खड़ा था। खबरदार अपनी जगह पर बैठा रहे, वरना भेजा उड़ जाएगा तेरा वो फंकारा। इसी दौरान में हाफिज खुदा बख्श आगे बढ़ा और इसने बिखरे हुए सादक लाठी से सुल्ताना की जान छुड़ाई। वो मिट्टी में लुथड़ गई थी और इसके होंठों से खून रिसने लगा था। 2-3 दिन पहले खूह के अंदर मकतूल हारून से होने वाली लड़ाई में सुल्ताना की कमीज़ फट गई थी और इसने कांधे पर गिरा लगाई थी। मौजूदा मारपीट में ये कमीज़ फिर फट गई। सुल्ताना बमुश्किल अपनी बरहंगी छुपाने में कामयाब हुई। इसका चेहरा सुर्ख अंगारा था। वो बिखरी हुई शेरनी नजर आती थी, मगर यह शेरनी फिलवक्त मुसल्ले अफराद के घेरे में थी और धाड़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। इसने सादिक को बेनकत सुनाई, इसे शराबी बदमाश करार दिया और कहा कि इसे किसी पत्थर ने जन्म दिया है। अगर इसे जन्म देने वाली गोश्त पोस्ट की माँ होती तो आज वैसी कमीनगी का मुजाहिरा न करता। सादिक जवाब में गरजा, कुतिया मैं तेरी मौत को आसान बनाना नहीं चाहत हूँ, वरना अभी तुझे चीर कर चील कब्बों के लिए फेंक देता। चोलदारियाँ लग चुकी थी। मोहन कुमार और मुसल्ले अफराद ने सुल्ताना को धकेल धकाल कर एक चोलदारी में दाखिल कर दिया। बालू रो रो कर आसमान सर पर उठा रहा था। चोलदारी के अंदर से भी 1-2 मिनट तक इसकी पुकार सुनाई देती रही। फिर इसके होंठों और इसकी आहू बगा के दरमियान इसकी माँ का जिस्म हायल होने लगा। इसकी रोती बिलकती आवाज़ मदम पड़ने लगी और फिर मादूम हो गई। अंधेरा हुआ तो मुझे और हाशू को भी सुल्ताना वाले खेमे में पहुँचा दिया गया और खेमे के गिर्द 4 अफराद का कड़ा पहरा लगा दिया गया। ये खालिश जंगली इलाका था, जानवरों का खतरा भी हो सकता था। मोहन कुमार और इसके साथियों ने चोलदारियों के गिर्द 5 छोटे अलाव रोशन किए। ये एक तरह से इस पड़ाव का हिफाजती दायरा था। चोलदारियों के अंदर मोमबत्तियों की मदम रोशनी थी। इस रोशनी में सुल्ताना के चेहरे पर 2 गहरे नील नजर आ रहे थे। इसके जिस्म पर भी यकीनन ऐसे ही नील होंगे। वो जानती थी कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। जुर्गा पहुंचने के बाद वो बदतरीन हालात का शिकार हो सकती है। इसकी जगह कोई और लड़की या औरत होती तो इसकी हालत पतली हो जानी थी, मगर वो अब भी हौसले में थी। इसकी आंखों में खौफ था, लेकिन ये तैश आमेज़ खौफ था। इससे खुद चोटें लगी हुई थी, लेकिन इसे खुद से ज़्यादा मेरे सर की चोट की फिक्र थी। मेरे मना करने के बावजूद इसने अपनी ओढ़नी से एक तवील पट्टी फाड़ी, पानी से मेरे सर के ज़ख्म को धोया और रुई रखकर ताज़ा पट्टी बांधी। हम गाहे बगाहे चोलदारी के छोटे छोटे रोशनदानों से बाहर झांक लेते थे। दरख्तों पर मशलें रोशन थी और पहरेदार गश्त लगा रहे थे। मशलों का रोगन जलने की बू हवा के झोंकों के साथ हमारी चोलदारी में भी आ जाती थी। वो लोग गोश्त भून रहे थे। रास्ते में 3 बड़े जल मुर्ग और चंद खरगोश शिकार किए गए थे। यकीनन यही शिकार पकाया जा रहा था। एक छोटी नस्ल का हिरन जिंदा पकड़ा गया था, वो भी एक अलाव के करीब बंधा हुआ था। गालबन इसे कल किसी वक्त इस्तेमाल किया जाना था, यानी हमारी तरह वो हिरन भी बतदरीज राहत से दूर और अजियत से करीब हो रहा था। अब ये अजियत कैसी होगी, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। फिल वक्त तो ऐसा लगता था कि ये लोग मुझे भी सुल्ताना के साथ बराबर का शरीक जुर्म समझ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हारून के भाई सादिक ने सुल्ताना से कहा था कि मैं तेरी मौत को आसान बनाना नहीं चाहता। इसका मतलब था कि इसे आसानी से मारा नहीं जाएगा। अभी कुछ देर पहले हारून के भाई सादिक ने सुल्ताना से कहा था कि मैं तेरी मौत को आसान बनाना नहीं चाहता। इसका मतलब था कि इसे आसानी से मारा नहीं जाएगा। शायद इसे जॉर्ज गोरा नामी शख्स के हवाले कर दिया जाए या फिर स्टेट की जेल में डाल दिया जाए। हमें खाना दिया गया, लेकिन हम तीनों ने कुल मिलाकर 10-12 निवाले ही लिए होंगे। सुल्ताना ने खुद पर जबर करके थोड़ा सा ज्यादा खाया। इसके साथ इसके शेरखार की खुराक भी वाबस्ता थी। चांद दरख्तों की ओर से झलक रहा था। गूंगा हाशू कुछ देर तक गुमसुम लेटा रहा, फिर सो गया। अब हम दोनों आमने सामने बैठे थे। मदम हवा चोलदारी की दीवारों को होले होले हिला रही थी और पास ही कहीं चुकोर की आवाज़ सुनाई देती थी। सुल्ताना ने अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और होले से बोली, तुम परेशान नहीं होना महरूज, हमने कोई गुनाह नहीं किया, किसी का कसम नहीं मारा। अल्लाह हमारे साथ ज़रूर नरमी वाला मामला करेगा। तुम देखना कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, और अगर अल्लाह की मर्जी ना हुई तो रास्ता भी निकला तो तुम दिल छोटा न करना। हम सब्र से अच्छे वक्त का इंतज़ार करेंगे। मैं खामोश रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। शमा की रोशनी में सुल्ताना की जिल्द शफाफ और चमकीली नजर आती थी। इसके बालों की तवील लीटें इसके चेहरे पर झूल रही थी। वो एक सख्त माहौल में परवान चढ़ी थी। अगर यही लड़की किसी बड़े शहर में होती और इसे ज़िंदगी की आसाइशें हासिल होती तो वो अच्छी सूरत की करार दी जाती। अब भी ध्यान से देखने पर इसमें ख़ास तरह की कशिश महसूस की जा सकती थी। मैं सोच रहा था और हैरान हो रहा था कि मैं बेखबरी के दौर में इस लड़की के करीब रहा हूँ और इसकी गोद में मेरा बच्चा है।
किसी वक्त मैं सुल्ताना की तरफ अजीब तरह का खिंचाव महसूस करता था। क्या ये वाबस्तगी इसी कुर्बत का नतीजा थी जिसके बारे में लोग मुझे बता रहे थे और ख़ुद सुल्ताना बता रही थी? सुल्ताना ने होले से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांगी है मारूज, और माँ जी ने भी। मुझे यकीन है तुम्हें कुछ नहीं होएगा, तुम जिंदा रहोगे और खुश रहोगे। इसकी आंखों में आंसू छलक आए। इसने मेरी आंखों में देखते हुए बात जारी रखी। मारूज, अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे भूल तो ना जाओगे? मुझे याद रखोगे ना? ऐसी बातें मत करो। तुम खुद ही तो कहती हो कि कुदरत हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगी। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन ये गोरा साहिब बहुत कमीना बंदा है। पता नहीं क्यों अक्सर मेरा दिल कहता है कि ये मेरे हाथों मरेगा या मैं इसके हाथों मरूंगी। मैंने पूछना चाहा कि गोरा साहब की उम्र क्या होगी, मगर फिर एकदम खामोश हो गया। अब तक सिर्फ डॉक्टर चौहान को मालूम था कि मेरी याददाश्त के साथ क्या मामला हुआ है। इसने मेरी तकलीफ़ को एमनेजिया का नाम दिया था और इसे यकीन था कि मेरी याददाश्त लाहौर में हादसे का शिकार होने के बाद करीबन 2 साल बाद वापस आई है, मगर अब मैं दरमियानी 2 साल के वाक़यात याद करने में नाकाम हो रहा हूँ। ये अजीब सूरत हाल थी। शायद आम शख्स इस पर यकीन न करता और मुमकिन था कि सुल्ताना भी न करती। सुल्ताना ने टांगे समेट कर अपनी ठोड़ी घुटनों पर रख ली और मबहूत सी मुझे देख रही थी। मैंने गिड़बड़ा कर कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? एक बात पूछूं, सच बताओगे? पूछो। सवाल तो वही पुराना है, लेकिन मौका नया है। क्या मतलब? हो सकता है कि हम बिछड़ जाएं। पता नहीं कितनी देर बिछड़े रहें, और क्या पता महरूज फिर मिले भी या नहीं। इसलिए हो सकता है आज तुम इस सवाल का सही जवाब दे दो। क्या कहना चाहती हो? कोई है ना? कौन? वही जिसे मैं जानती नहीं, जो यहाँ से बहुत दूर है, जिसको तुम याद करते हो, जिसकी तरफ खींचते हो। बोलो, है ना? पता नहीं तुम किसकी बात कर रही हो। वही महरूज, वही। वो खोई खोई आवाज़ में बोली। मेरे बहुत करीब होते हुए भी तुम जिसके पास रहते हो, जिस तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पर पंछी की तरह फिड़फिड़ाते रहते हैं, तुम बार बार उड़ते हो और राजवाड़े की हदों से निकलने की कोशिश करते हो, पकड़े जाते हो, फिर भागते हो। बताओ, कोई है ना? इसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, नाक सुर्ख थी। वो अजीब जज्बाती अंदाज में बोल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। पता नहीं तुम क्या कह रही हो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है भी तो फिर तुम क्या कर सकती हो? हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो खुद कैदी हूँ। लेकिन महरूज, तुम एक बात मान तो लो कि हाँ, कोई है। इसके लहजे में इल्तिजा थी। हो सकता है कोई हो सकता है ना हो। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। वो बदस्तूर मेरी तरफ खोई खोई नज़रों से देखती रही। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार भागे थे, तुम राजवाड़े की आखिरी हद तक जा पहुँचे थे, तुम्हें डेविड वगैरह ने पकड़ा था, वो तुम्हें वापस जुर्गान लाए थे। तुमने कहा था मुझे छोड़ दो, बड़ी सख्त आंधी है, वो आंधी में उड़ जाएगी, वो गुम हो जाएगी। डॉक्टर चौहान और रमजान तुमसे बार बार पूछते रहे थे, कौन आंधी में उड़ जाएगी, कौन गुम हो जाएगा? तुम कोई जवाब नहीं दे सके थे, बस अपना माथा मसलते रहे थे। बस एक बार फिर बेताब होकर उठ गए थे और भागने की कोशिश की थी। तुम्हें पकड़कर पगोडा के छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था। सुल्ताना ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और बेहद सवालिया लहजे में पूछा, क्या तुम्हें 2 साल की मुद्दत में कभी भी याद नहीं आया कि वो कौन थी? तुम्हारा इसके साथ क्या संबंध है? वो कैसे बिछड़ी थी तुमसे? मैं सुल्ताना को इस बात का बड़ा वाज़ेह जवाब दे सकता था। 2 साल पहले की हर बात मेरे हाफ़ज़े में रोशन थी। इस रोशनी में रोशन तरीन चेहरा सरवत का था, जो मेरे रगे जान से बहुत करीब थी। वो जो मेरी दुल्हन बनते बनते मुझसे दूर चली गई थी। एक खबीस बाप के खबीस बेटे की शैतानियत ने एक हंसते बंसते घर को उजाड़ा था, और मिलाप के इंतज़ार में एक एक घड़ी गिनने वाले 2 बेताब दिल कुरनों के फासले पर चले गए थे। मेरा दिल चाहा कि मैं इस लड़की को, जो मेरी बीवी होने का दावा करती है, बता दूं कि मैं किसी की लाजवाल मोहब्बत का असीर हूँ। इसे बता दूं कि वो कौन है, जो लड़कपन से मेरी सांसों में चलती है, मेरे लहू में दौड़ती है और मेरे दिल में धड़कती है। लेकिन क्या ये सब कुछ बताने से कोई फ़ायदा था? शायद नहीं। इसी दौरान मैं अचानक छोलदारी के दरवाजे पर खड़े होकर कोई ज़ोर से बोला, पर्दा हटाओ। मैंने लर्ज़ां हाथों से डोरी खोलकर पर्दा हटाया। एक करख्त चेहरे वाले शख्स ने अंदर झांका। इसके हाथ में दूध था। पता नहीं इसने कहाँ से हासिल किया था। ये शायद वो किसी छागल वगैरह में इसके पास ही था। ये तुम्हारे बच्चे के लिए और मोहन जी का हुक्म है, ज़रा जल्दी से सो जाओ, सवेरे जल्दी निकलना होगा, और फालतू खर्चा मत करो। ये मोमबत्तियाँ बुझा दो। सुल्ताना ने इस बात में सर हिलाया। हमने मोमबत्तियाँ बुझा दी और एक दूसरे के करीब लेट गए। हमारे रुख एक दूसरे की तरफ थे। हमारे दरमियान बमुश्किल चंद इंच का फासला होगा। बच्चा एक तरफ सो रहा था। सुल्ताना की सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। इसमें जंगली फूलों की सी बात थी। हम सरगोशियों में बात करने लगे। मैंने कहा, सुल्ताना, क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते? भागने के लिए कल का दिन बहुत अच्छा हो सकता है, मगर भाग कर बच निकलने का इम्कान इतना ही है जितना सुई के नाके में से हाथी के गुजरने का।
वो भी सरगोशी में बोली। मैंने चौंक कर पूछा, तुम ये क्यों कह रही हो कि कल भागने का अच्छा मौका होगा? हम इस वक्त स्ट्रेट के बाएं किनारे की तरफ हैं। कल जहां हमारा पड़ाव होएगा वो जगह किनारे की ओर भी करीब है। मुश्किल से 7-8 मील का फासला होएगा। एक बार कोई स्टेट की हद से निकल जाए तो फिर इसके लिए छुपना आसान हो सकता है। वहाँ जंगल में कई छोटी छोटी आबादियाँ हैं जिनको आवियाँ कहते हैं, लेकिन मसला तो यही है कि हम स्टेट की हद से ना ही निकल सकते और तुम तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। मैं चौंक गया। ये बात इससे पहले चौहान ने भी कही थी कि मैं स्टेट की हदूद से बाहर नहीं जा सकता। मैंने सुल्ताना से पूछा कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही है। वो बोली, इतनी बार नाकाम होकर भी अगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आई तो फिर कब आएगी? अब तुमको भी यह बात मान लेनी चाहिए कि तुम बेबस हो। तुमको कील दिया गया है। कील दिया गया है, इसका क्या मतलब? तुम पर जादू है महरूज। वो बेहद संजीदगी से बोली, तुम इसके असर से बाहर नहीं निकल सकते। ये कैसे हो सकता है? यहाँ ये होता है महरूज, जिन लोगों के बारे में यहाँ खतरा होता है कि वो राजवाड़े से भाग जाएंगे, इन्हें यहाँ कील दिया जाता है। फिर चाहे वो आज़ाद भी फिरते रहें, वो राजवाड़े से बाहर नहीं जा सकते। वो पकड़े जाते हैं और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ, बेशुमार मर्तबा हुआ है। तुम्हारे साथ भी 2-4 बंदे और पकड़ कर यहाँ लाए गए थे। इनमें से 2 की मौत भी ऐसे ही हुई थी। वो कच्चे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। ये इनकी दूसरी कोशिश थी। जब वो पकड़े जाने लगे तो एक खूह में घुस गए। यहाँ तेंदुए का एक जोड़ा था। ये तेंदुए इन दोनों पर पल पड़े और देखते ही देखते इनकी तिक्का बोटी कर डाली। मेरे साथ पकड़े जाने वाले लोग और कौन हो सकते थे? मैं ज़हन पर जोर देने की कोशिश करने लगा। इससे पहले मैं चौहान की ज़ुबान से मैडम सफूरा का नाम सुन चुका था। इस नाम ने मुझे हिला कर रख दिया था। तो क्या सफूरा के अलावा कोई और भी मेरे साथ पकड़ कर यहाँ लाया गया था? कहीं वो सेठ सिराज या आरफ खान वगैरह तो नहीं थे, या फिर मेरे और इमरान के दोस्तों में से कोई, मसलन इकबाल या जिलानी वगैरह? सवाल बेशुमार थे और जवाब नहीं मिल रहे थे। अगर कोई जवाब मिलता भी तो इसकी जगह 10 सवाल और पैदा हो जाते। मैंने सुल्ताना से पूछा, ये कच्चा क्या है? इससे पहले भी मैं 2-3 दफ़ा ये लफ्ज़ सुन चुका था। क्या ये कोई ख़ास इलाका है? तुम भूल रहे हो महरूज, मैं तुम्हें एक बार पहले भी तफसील से बता चुकी हूँ। हमारा ये राजवाड़ा 3 तरफ से तो एक बड़ी नदी ने घेर रखा है। खुश्की की तरफ से बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है, इसे हम कच्चा कहते हैं। इस रास्ते पर कई जगह छोटी छोटी चौकियाँ बनी हुई हैं जहाँ पहरेदार मौजूद होते हैं। कोई स्टेट से बाहर जा सकता है, न बाहर से स्टेट में आ सकता है। पहल कभी कभार पुलिस या फौज के लोग यहाँ आते थे, मगर इनका यहाँ कोई जोर नहीं चलता था। वैसे भी ये जंगल इतने घने हैं कि यहाँ गवर्नमेंट के लोगों का आना और अपने किसी अपराधी वगैरह को ढूंढना नामुमकिन है। अब बहुत अरसा हो गया है बाहर के लोग इस इलाके को इसके हाल पर छोड़ चुके हैं। हम सरगोशियों में बात कर रहे थे, फिर भी बाहर खड़े पहरेदार खबरदार हो गए। एक पहरेदार ने छोलदारी के पास आकर जोर से कहा, ओए ये क्या घुसर पुसर लगा रखी है? आराम से सोते हो या फिर तुम्हारा कोई और इलाज किया जावे? हम चुप हो गए। वो फिर गरजा, अब तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सुबह मुंह अंधेरे उठकर निकलना है। सुल्ताना गुस्से में हड़बड़ा कर रह गई। फिर इसने मेरे बाजू पकड़कर अपने सर के नीचे रखा और बड़ी मोहब्बत से मेरे सीने पर हाथ रखकर लेट गई। इसके पाँव मेरे पाँव से छू रहे थे। इसके पाँव में पाजेब नहीं थी, हालांकि यहाँ की तमाम औरतों के पाँव में मैंने पाजेबें वगैरह देखी थी। और बात सिर्फ पाजेब ही की नहीं थी, यहाँ की मामूली से मामूली औरत के जिस्म पर भी मुख्तलिफ तरह के ज़ेवरात नजर आते थे। सुल्ताना शायद वाहिद औरत थी जिसके जिस्म पर किसी तरह की कोई आराइश नहीं थी। शायद वो ये सब पसंद ही नहीं करती थी। वो लेटी हुई थी और इसकी कुर्बत में एक अजीब सी यासियत थी। दूर कहीं जंगल में गीदड़ चिल्ला रहे थे और जल्द ही मैं सो गया। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।